मैं पहले बाबा साहब और गांधी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, मैंने जो बाबा साहब का और गांधी के बारे में आपके सामने जो विचार रखने का निर्णय रखा, उसमें मैं उन दोनों के जीवन का एक पीरियड मार्क किया। उस पीरियड में इस देश में क्या गतिविधियां हुई, बाबा साहब ने हमारे अधिकारों के लिए उस ऐतिहासिक पीरियड में क्या काम किया, और समय समय में गांधी ने बाबा साहब को कैसे विरोध किया ताकि हमें हमारे अधिकार ना मिले। ये वो पीरियड है। और ये पीरियड साइमन कमीशन जो इंडिया में 1929 में आया था, वहां से शुरू होता है ये पीरियड, और ये पीरियड खत्म होता है गांधी मरने तक, क्योंकि गांधी 30 जनवरी 1948 तक खत्म हो गए। इस पीरियड को मैंने मार्क किया है आप लोगों को कुछ बताने के लिए। इस दरम्यान जैसे एडवोकेट साहब ने रिजर्वेशन के बारे में सर कुछ बात कही, तो वो मुद्दे आएंगे, क्योंकि ये एंटायर हिस्ट्री जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। ये 20 साल की जो हिस्ट्री है, ये इस देश के इतिहास में इस हिस्ट्री ने उथल लाई। यही वो पीरियड है कि इस पीरियड में इस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई जैसे कहा जाता है लड़ी गई, जबकि जो लिटरेचर उपलब्ध है उस लिटरेचर में ये स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। ये पावर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ट्रांसफर किया हुआ है। ये बाबा साहब के ग्रंथों से मिलता है, और ये 20 साल की हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं उसमें ये मिलता है। एक तो ये एस्पेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात वो जो मैं बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों के अधिकारों का मामला आया, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के स्थिति में हम लोगों के अधिकारों का क्या होगा, ये मुद्दा आया उधर। तो वो बाबा साहब ने किस ढंग से उठाया, ब्रिटिशरों ने उसको किस ढंग से लिया, क्या दिया क्या नहीं दिया, क्या उन्होंने गांधी और उसके कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज मतलब इस देश को जो बोल रहे हैं कि देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब से आज तक हमारी स्थिति संविधान में बराबरी का अधिकार मिलने के बावजूद, एडवोकेट साहब ने कहा, उसके बावजूद आज हमारी स्थिति क्या है और आज हम यहाँ के बोलते हैं। अगर इस देश में संविधान के अनुसार हमें हमारे संपूर्ण अधिकार मिले होते, हमारा समता का अधिकार हमें मिला होता, हमारा लिबर्टी का अधिकार हमें मिला होता, हमारा न्याय का अधिकार हमें मिला होता, तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम सामने जहां तक हमें वो पूरा मिला था उससे ज्यादा तरक्की करने के लिए अपने अपने एरिया में काम करते रहे। लेकिन साथियों ये नहीं, तो इसके क्या कारण है, वो क्या हिस्ट्री है, ये मैंने पहले बताने का निर्णय लिया। साथियों, 1919 में फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। 1919 में फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब है आज जो भी कानून बनते हैं, वकील साहब यहाँ है, आप पढ़े लिखे लोग हो, जो कानून बनते हैं वो कानून हमारे देश का कारोबार चलाने के लिए जो कानून बनते थे वो यहाँ नहीं बनते, क्योंकि हमारे देश पर ब्रिटिशों का राज था, और इसलिए कानून जो बनते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे। तो ब्रिटिशों का ऐसा मामला था कि वो सिर्फ इंडिया के ऊपर ही उनका राज नहीं, उनका बहुत दूर पूरे संसार में बहुत ज्यादा जगह उनका राज था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशों के राज में सूरज डूबता नहीं,
मेरा ख्याल इधर भी ये कहावत शायद हो, लेकिन हमारे इधर तो है कि ब्रिटिशों के राज पे सूरज डूबता नहीं। तो हम सोचे इंडिया में तो डूब जाता है शाम को, तो इधर डूबता है और इधर निकलता है, उधर ब्रिटिशों का ही राज रहता है। इधर डूबा जो जाता तो कहीं जाता नहीं, डूबते हुए दूसरी तरफ निकलता है, तो जहां निकलता है वहां ब्रिटिशों का ही राज रहता है। तो ये स्थिति थी। तो ब्रिटिशों ने 1919 में वहां की पार्लियामेंट में भारत का कारोबार कैसे चलाने का इसके लिए कानून बनाया था। उसको फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। मतलब इस देश का कारोबार कैसे चलाया जाए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये होता। उसमें उन्होंने अपने लिए निर्णय लिया था कि हर 10 साल में उसका रिव्यू करेंगे कि जब हम इंडिया में कारोबार कर रहे हैं, इंडिया में अपनी सत्ता चला रहे हैं, भारत में अपनी सत्ता चला रही है, तो उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, रिव्यू क्या हुआ उनकी तरफ से और क्या नहीं हुआ, इसके लिए रिव्यू करेंगे। तो इसलिए 1929 में साइमन कमीशन को यहां भेजा। साइमन कमीशन यहां आया। साइमन कमीशन को कांग्रेस जो यहां थी, जो 1985 में बनी, 1885 में बनी, कांग्रेस ने इसको विरोध किया। कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया कि साइमन गो बैक। मतलब ये था कि वो ब्रिटिशों की सत्ता यहां नहीं चाहते थे, इसलिए वो साइमन को भी नहीं सुनना चाहते थे। साइमन जो रिव्यू करना चाहता था कि क्या तुमको मिला क्या नहीं मिला बताइए, तो मैं वो उधर प्रदेश पार्लियामेंट में जाके बताऊंगा और बताकर आपकी सुविधा की चीजें करेंगे। इस ढंग का वो मामला था। लेकिन कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाबा साहब ने साइमन के सामने हम लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से मतलब शेड्यूल कास्ट की तरफ से नहीं थे, शेड्यूल कास्ट नहीं थे उस वक्त। 1929 में शेड्यूल कास्ट नाम का कोई फार्मूला नहीं था। वो अनटचेबल थे, अनटचेबल, अस्पृश्य, अछूत, इस नाम से जो लोग जानते थे, उनकी तरफ से बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने हमारी कैफियत रखी और ये कहा कि इस देश में हमें सिटीजन के भी अधिकार नहीं, सिविल राइट्स नहीं। सिविल राइट्स का मतलब यह है कि एक सिटीजन है, उसको जो बुनियादी चीजें उसको मिलनी चाहिए, वो अधिकार भी हमें इस देश में नहीं है। और अगर बुनियादी चीजें नहीं है, सिविल राइट्स नहीं है, तो पॉलिटिकल राइट्स की बात तो बहुत दूर की है, मतलब पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो सिविल राइट्स है वो मिले और हमारे लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले। ऐसी बाबा साहब ने कैफियत साइमन कमीशन के सामने रखी। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस पूरे इंडिया में छाया हुआ संगठन था और इसलिए कांग्रेस ने बाइकआउट करने की वजह से पूरे इंडिया में जगह जगह उन्होंने नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किए। तो साइमन को यहाँ की इंडिया की स्थिति क्या बनी 10 साल में ये पता ही नहीं चला, क्योंकि रिपोर्ट आना चाहिए था उनके पास। जब वो पता नहीं चला तो साइमन वापस कर गया और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, उस वक्त प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के, वो मैकडोनाल्ड थे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर वहां वो आते नहीं बताते तो हम ही लोगों को वहां बुलाए। ऐसा हुआ और इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उन्होंने यहाँ के जो भिन्न भिन्न पार्टी के जो लोग थे उनको वहां बुला लिया। जब वहां बुला लिया तो कांग्रेस और गांधी जो एडमेंट थे, वो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस ने बाइकआउट किया, मतलब गई नहीं। बाबा साहब आ गए और भी भिन्न भिन्न वो राज्य लोग जो थे भिन्न भिन्न स्टेट के, क्योंकि
ब्रिटिश इंडिया में राजे लोग भी थे, उनका आधिपत्य मानते थे, तो वो लोग भी गए, मुस्लिम लीग के लोग गए और उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ चर्चा हुई। उस चर्चा में महत्वपूर्ण जो बातें हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पास करा लिया उनसे कि क्योंकि हमें अधिकार यहां नहीं मिल रहे तो हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने पास कर दी। अब ये सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, लेकिन मैं इसको विस्तृत रूप से, थोड़ा समय तो है ना मेरे लिए, मैं पूरा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरी भी उम्र बढ़ते जा रही है। मैं यंग तो दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मेरी भी उम्र बढ़ते जा रही है। ऑल इंडिया में घूमते जा रहा हूँ, हो सकता है दोबारा आने का मौका न मिले, तो इसलिए मेरे को जो कहना है मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। तो जो वोट का अधिकार है, तो बाबा साहब ने ये कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी या जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, उसमें एक जनरल कैंडिडेट खड़े रहेंगे और एक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट खड़ा रहेगा। मतलब एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो प्रतिनिधि चुन जाएंगे, अभी यहां से एक ही जाता होगा, तो वो उस वक्त बाबा साहब ने ये पास करा लिया था कि दो जाएंगे, तो एक जाएगा जनरल। तो हम लोग क्योंकि वहां रहते हैं तो जनरल को भी वोट करेंगे हम, और दूसरा जो अनटचेबल लोग जो है, जो अछूत लोग हैं, उनका एक प्रतिनिधि होगा। उसमें 2-4-5 लोग होंगे, खड़े जितने भी होंगे, लेकिन वो सब अछूत ही रहेंगे, खड़े जो होंगे, और उनको जो वोटिंग करेंगे वो भी अछूत ही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अछूतों में हमारे समाज का काम करने वाला सही व्यक्ति कौन है, उसको ही हमारे लोग चुन के भेजेंगे। तो ऐसा आदमी अगर पार्लियामेंट में चुन के जाता है तो भले ही वो दूसरा जो है, जो जनरल सीट से चुन के गया, वो भले ही हमारे लिए पार्लियामेंट में कुछ ना बोले, वो भले ही हमारे अधिकारों की बात न कहे, वो भले ही हमारे लिए कानून बनाने की बात न कहे, लेकिन जो हमारा सही प्रतिनिधि जो है वो हमारे लिए हमारे हित में। ये हिस्ट्री की किताबों में नहीं आ रही, मैं इसलिए बता रहा हूं। ये हम लोगों ने बाबा साहब के ग्रंथों से निकाला हुआ मामला है और आज सभी ने वो पढ़े नहीं हो। तो साथियों, तो जो हमारा आदमी चुन के जाएगा, हमारे वोटों से चुन के जाएगा, वो व्यक्ति हमारे हित में पार्लियामेंट में कानून बनाने की बात करेगा। इसलिए बाबा साहब ने ये सेपरेट इलेक्ट्रेट पास कर लिया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड और उस वक्त किंग थे पंचम जॉर्ज। ये स्थिति हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लोग वापस आए। अब ऐसा होता है कि आप लोग CST की एसोसिएशन वगैरह चलाते रहते हैं तो मिनट्स लिखते हैं। मिनट्स लिखने की एक प्रक्रिया है, तो जो भी उस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो लिखा है। तो ऑब्वियसली जब दूसरी मीटिंग बुलाते तो पहला एजेंडा तो रहता है कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। ये रहता है कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। तो इसलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1932 में, और 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पहले हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, वो उधर कंफर्मेशन के लिए मामला आया। जब कंफर्मेशन के लिए मामला आया तो गांधी ने ये समझा कि अगर और हम नहीं गए, पहले तो उन्होंने बाइकआउट किया था, लेकिन दोबारा अगर दूसरे में इसमें अगर हम नहीं गए तो क्या होगा, मिनट्स कंफर्म हो जाएंगे, और अगर मिनट्स कंफर्म हो जाएंगे तो जो अछूत लोग हैं इनको सेपरेट इलेक्ट्रेट का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए, कांग्रेस के प्रतिनिधि के हैसियत में गए, और कांग्रेस के प्रतिनिधि
व्यक्ति के हैसियत में जाने के बाद उन्होंने पहला ये काम किया कि डॉक्टर आम्बेडकर जो यहाँ आए हुए हैं ये अछूतों के प्रतिनिधि नहीं है, ये स्टैंड लिया और ये कहा कि मैं संपूर्ण भारत में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। वैसे तो मैं सब भारत का ही प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन जिन्ना ने इसको कंटेस्ट किया, जिन्ना मुस्लिम लीग के दूसरे जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमारा गांधी हमारा प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन गांधी कांग्रेस की तरफ से गए थे और कांग्रेस में मुसलमान लोग भी थे, कुछ लोग तो थे ना, मौलाना कलाम आजाद वगैरह वगैरह। तो गांधी ने ये स्टैंड लिया कि मैं संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मेरी बात सुननी चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये डॉक्टर आम्बेडकर जो है ये अछूतों का प्रतिनिधि नहीं है, अछूत हिंदू है, अछूत हिंदू है और मैं हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं, तो इसलिए अछूतों का भी प्रतिनिधित्व मैं ही करता हूं, इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर की बात नहीं सुननी चाहिए। ये स्टैंड गांधी ने लिया। तो बाबा साहब ने क्या स्टैंड लिया? बाबा साहब ने स्टैंड लिया कि हम हिंदू नहीं है। आप लोगों को पता है अभी आप लोग क्या जी रहे हैं, बाबा साहब की बात तो कर रहे हैं इधर, आप सब लोग इधर बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कह रहे हैं, क्या करके जी रहे हैं? हिंदू करके जी रहे हैं ना। आप ये समस्या है। बाबा साहब ने ये कहा कि हम हिंदू नहीं, क्योंकि समस्या वहां ये आ गई थी कि गांधी बोल रहा है ये हिंदू है और मैं हिंदू का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो फिर ये डॉक्टर आम्बेडकर की बात क्यों सुनी जाए? फिर तो मेरी बात सुननी चाहिए। तो बाबा साहब ने वहां स्टैंड लिया कि इस देश में जो अछूत है वो हिंदू नहीं है। ये इस किताब में लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है और ये पुरानी किताब में भी लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि गांधी से पूछा जाए, अगर ये कह रहे हैं कि हम हिंदू है, तो गांधी से पूछा जाए कि क्या इनके साथ हमारा खान पान का व्यवहार है? अब पता नहीं, मुझे दास जी बता रहे थे कि इस इलाके में वो स्थिति नहीं है, कम है, लेकिन तो है। तो वो पूछा, बाबा साहब ने चेयर के माध्यम से पूछा, ये गांधी से ये पूछा जाए कि क्या इन लोगों का जो हिंदू खुद को कह रहे हैं और हमें भी हिंदू बोल रहे हैं, तो क्या इनके साथ हमारा खान पान का व्यवहार है? गांधी क्या बताता, क्योंकि रियलिटी जो है ब्रिटिश शासन के जो उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ थे उनको सब पता था कि यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन तो जाती रही थी, रिपोर्ट जाता है, मंथली रिपोर्ट जाते हैं ना। तो गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। फिर बाबा साहब ने ये कहा कि गांधी से पूछा जाए कि इनके बाल बच्चों के साथ और हमारे बाल बच्चों के साथ शादी ब्याह होता है? पूछो, अगर हिंदू है तो एक हिंदू का एक मुसलमान का एक दूसरे मुसलमान के साथ शादी ब्याह होता है कि नहीं? तो अगर हम हिंदू है तो फिर ये गांधी से पूछा जाए कि इनके बाल बच्चे का हमारे बाल बच्चे का शादी ब्याह होता है क्या? पूछो, इसका भी जवाब ना। फिर तीसरा पूछा कि इनके जो देव देवताओं के मंदिर है, इनके देव देवताओं के मंदिर है, उन मंदिरों में हमें जाने को एंट्री है क्या? ये तीन चीजें ये दर्शाई बाबा साहब ने कि अगर हम हिंदू होते तो ये जो हिंदुओं की जो रीति रिवाज है वो हमें उपलब्ध होता। इससे ये दर्शाता है कि हम लोग हिंदू नहीं है। यही वो कारण था कि पंचम जॉर्ज और मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो हाउस था उसने ये मान लिया कि हम हिंदू नहीं है और हम हिंदू नहीं है। और बाकी अगर लोगों को अलग से सेपरेट, क्योंकि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया, क्यों? क्योंकि उनकी अलग समस्या है, अलग लोग हैं, उनकी समस्या है। और ब्रिटिश सरकार ये कहती थी कि क्योंकि हम उस देश के रूलर है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उस देश के हर नागरिक का कल्याण करने के लिए हम काम करें। और ये डिफरेंट लोग हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं करने का ये हम देखेंगे। इसलिए मुसलमानों को उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जबकि वो अलग लोग हैं। तो बाबा साहब ने वहां ये प्रूव किया कि हम भी अलग लोग हैं, हम भी अलग लोग हैं तो हमको भी अलग से मिलना चाहिए। ऐसा सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला था। गांधी ने जब ये स्टैंड लिया तो उस वक्त पंचम जॉर्ज ने और मैकडोनाल्ड ने ये कहा कि हम डॉक्टर आम्बेडकर के बात से सहमत हैं और इसलिए इनको हमने दे दिया है, अभी हम ये वापस नहीं ले सकते।
जब ये स्टैंड उन्होंने ले लिया तो गांधी ने वही डिक्लेयर कर दिया कि मर जाऊंगा लेकिन इनको नहीं मिलने दूंगा। अर्थात क्या आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने फास्ट टूटे, वो फिर फास्ट नहीं है। देखो अभी वो अन्ना हजारे फास्ट करता है ना, अन्ना हजारे करता है नहीं कि वो क्वेश्चन वो लिखता ही होगा कि फास्ट एंड टूडे नहीं लिखता, मर जाऊंगा ऐसा नहीं लिखता। लेकिन गांधी ने ये कहा कि इन लोगों को ये जो बाबा साहब के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इनको दिया है ये इनको नहीं मिलना चाहिए और मैं अपनी फास्ट से मर जाऊंगा, मतलब मैं तब तक फास्ट करूंगा जब तक ये नहीं होता। लेकिन ब्रिटिश सरकार उसके सामने झुकी नहीं और ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि अभी जो कुछ भी होगा वो आप डॉक्टर अंबेडकर को अगर मना सकते हो तो उसको मनाइए, अगर वो ये बात को मान जाते हैं तो हमारा कुछ कहना नहीं है, अदरवाइज हमने ये दे दिया है उनको। और इसलिए गांधी ने वो नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट यहाँ शुरू की। तो जैसे ही गांधी जहाज से नीचे उतरा ब्रिटिश सरकार ने उसको पूना में जेल में डाल दिया, गांधी को पूना में जेल में डाल दिया। और फिर ये इतिहास लिखा गया है कि उसकी बीवी, गांधी की बीवी सरोजिनी नायडू और कांग्रेस के कई नेता बाबा साहब के पास जाकर मिले और यहाँ तक वो मतलब कस्तूरबा गांधी ने बाबा साहब से ये कहा कि मेरा एक ही तो इसका मेरा कुमकुम वगैरह सोचे ना लगाते हैं तो मेरा सौभाग्य वो क्या क्या बोलते हैं वो आप अगर वो अगर पीछे नहीं लेते तो गांधी मर जाएगा तो मेरा वो सौभाग्य चला जाएगा वगैरह वगैरह एक बात कही। और उन्होंने साइमल्टेनियसली एक तरफ बाबा साहब को ऐसा बताने वाले लोग थे और दूसरी तरफ से बाबा साहब को थ्रेटनिंग लेटर भेजते थे कि आपको मार डालेंगे, आप अगर मतलब गांधी की बात नहीं मानते तो आपको मार डालेंगे। तो तब बाबा साहब ने बॉम्बे में एक भाषण किया है, उस भाषण में बाबा साहब ने ये कहा कि अकेले गांधी के ज्ञान के लिए मैं अपने समाज के अधिकारों की कुर्बानी नहीं दे सकता। ये बाबा साहब का स्टैंड है, पब्लिक स्पीच है। ये कहा कि अकेले गांधी के ज्ञान के लिए मैं अपने समाज के अधिकारों की कुर्बानी नहीं दे सकता, भले ही मुझे बाजू में जो इलेक्ट्रिकल पोल था बोलो भले ही मुझे ये इलेक्ट्रिक के पोल पर टांग कर मार दिया जाए। मतलब यू सी द डिटर्मिनेशन ऑफ ए लीडर, उस लीडर का डिटर्मिनेशन ये था कि मैं अपने समाज के अधिकार को मैंने बड़े मुश्किल से पाए वो मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं मर जाऊंगा मुझे मार दिया गया तो भी चलेगा लेकिन अधिकार जो लिखित है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये स्टैंड लिया। तब जब बाबा साहब ने इसको काफी दिन तक चलाया, अड़े रहे, लेकिन जब मामला आपको शायद उस वक्त की स्थिति पता नहीं है, उस स्थिति क्योंकि कांग्रेस ऑल इंडिया का संगठन था, हमारे लोगों को बहुत टेरराइज किया जा रहा था, हमारे लोगों को बाबा साहब को भी मारने की धमकी दी थी और हमारे लोगों को भी मार देने की धमकियां आ रही थी। तो फाइनली बाबा साहब ने इसको कंसीडर किया। बहुत सारे लोग स्पेशली इधर पता नहीं क्योंकि हिस्ट्री आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हमारे समाज के हैं, अरे वो कहते थे कि बुढ़े को मरने देना चाहिए था, बाबा साहब ने काय को मान लिया। उधर महाराष्ट्र में ऐसा बोलते हैं कुछ, मरने देना चाहिए तो बुढ़े को, काय को मान लिया। लेकिन बाबा साहब ने अधिकार खुद के लिए मांगे थे, हमारे लिए? किसके लिए मांगे थे अधिकार बाबा साहब ने? हमारे लिए मांगे। लेकिन जिस ढंग से थ्रेट आ रही थी तो बाबा साहब को पता था कि अगर ये गांधी मर जाता है मेरा समाज ये अधिकार को भोगने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, मेरे समाज को मार दिया जाएगा। ये वो कंसिडरेशन था, इसलिए बाबा साहब थोड़े पीछे। और ऐसा हुआ बाद में जो हिंदू जो है वो हिंदुओं ने जब गांधी की हत्या हुई, जब गांधी की हत्या हुई तो बहुत सारे हिंदुओं ने, जो ब्राह्मण लोग थे आरएसएस के, क्योंकि मारने वाला जो आदमी था वो नाथुराम गोडसे था, महाराष्ट्र का ब्राह्मण था, तो इसलिए वो सभी कांग्रेसियों ने ब्राह्मण लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया, कहीं ब्राह्मणों की पिटाई की। तो आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण जैसे लोगों की अगर कांग्रेसी लोग पिटाई कर सकते थे तो हमारा क्या है?
हम तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो इसलिए बाबा साहब ने इसको जाना कि जिन लोगों के लिए मैं अधिकार की मांग कर रहा हूं, अगर ये वर्ग नहीं रहेगा तो इनको अधिकार ये जीने के लिए ही नहीं रहने देंगे, इनको मार डालेंगे। और फिर पूना पैक्ट सामने आया। ये पूना पैक्ट क्या है? ये पूना पैक्ट ये है कि गांधी और बाबा साहब ने एक डॉक्यूमेंट लिखा गया। तो डॉक्यूमेंट क्या है? तो डॉक्यूमेंट ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो बाबा साहब ने उधर से पाया था वो बाबा साहब छोड़ देंगे। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो दो लोग चुन के जाने की जो बात थी वो नहीं रहेगी, एक ही जाएगा। लेकिन भारत में कुछ सीटें जो है